हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हमने ख़त्म किया था डाइजेशन वाला पार्ट, न्यूट्रिशन वाला पार्ट। अब हम पढ़ेंगे रिस्पायरेशन। देखिए रिस्पायरेशन क्या होता है, सिंपल सी बात है। द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रिस्पायरेशन। मतलब जो हम लोग फूड खाते हैं उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उस प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि हम फूड खाते हैं, ठीक है, उससे उसके बाद उसका इंजेक्शन होता है, मतलब फूड अंदर जाता है बॉडी में, फिर उसका डाइजेशन होता है, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड में जाता है, फिर उसका एसिमिलेशन होता है। ठीक है, अब जो फूड हमारे जो ब्लड में जाता है तो उसका दो काम हमने पढ़ा था। पहला पढ़ा था कि टू गेट एनर्जी फ्रॉम द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, उसके लिए एनर्जी लेते हैं। दूसरा ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी के लिए। ठीक है, अब देखिए जो एनर्जी के लिए हम फूड लेते हैं उसमें फूड एक्ट करता है एज ए फ्यूल। इसे मतलब फ्यूल के तरह से फूड एक्ट करता है, उससे हमको एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन होता क्या है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन होता क्या एक्चुअली में। तो अपना क्या होता है कि फूड जो होता है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके, मतलब जो हम बॉडी में फूड लेते हैं वो हमारा एब्जॉर्ब होने के बाद जो ब्लड में चला जाता है हमारा, उसकी बात कर रहे हैं हम। सिंपल जो फूड जाता है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, ग्लिसराइड्स, इन सब में टूटने के बाद फैटी एसिड, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिल के, जो कि एयर से मिलती है ऑक्सीजन हमारा, वो क्या करता है, ऑक्सीजन क्या करता है, फूड को बर्न करता है। जैसे हम खाना पकाते हैं एक तरीके से, ऐसे समझ लीजिए आप। तो ये हमारे ब्लड में ऐसा होता है प्रोसेस। फिर उसमें से होता है कि हमारा एक तो CO2 निकल जाता है एज ए बाई प्रोडक्ट, और दूसरा वाटर निकलता है, और उसमें से निकलती है एनर्जी। ठीक है, एनर्जी निकलती है ATP के फॉर्म में। ATP एक तरीके से आप मान लीजिए कि आपकी बैटरी हो गई। ठीक है, छोटी छोटी बैटरीज हो गई ATP। अब एनर्जी निकलती है ATP के फॉर्म में। अब ये स्टोर हो जाती है, अब इसको बॉडी यूज कर सकती है जब उसको ज़रूरत हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रिस्पायरेशन का प्रोसेस एकदम सिंपल वे में। ठीक है, ठीक है, अब इसके देखिए डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स टेकिंग इन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर, मतलब हवा से ऑक्सीजन लेना, इनटू द सेल्स, सेल्स के अंदर, एंड यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी, और इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है वो एनर्जी रिलीज करने के लिए, बाय बर्निंग द फूड, फूड को बर्न करके, एंड देन एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स, और उसके बाद जो इसके वेस्ट प्रोडक्ट बचते हैं उनको एलिमिनेट करता है। वेस्ट में क्या क्या हो गया आपका, एक CO2 हो गया आपका, एक आपका वाटर हो गया, इन दोनों को बाहर निकालता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं रिस्पायरेशन। ठीक है, अब देखिए रिस्पायरेशन होता कहाँ पे है, रिस्पायरेशन होता है आपका सेल के अंदर। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई आपकी सेल है, इसके अंदर होता है आपका रिस्पायरेशन, इसीलिए इसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन, क्योंकि होता है सेल के अंदर। ठीक है, इसकी खास बातें क्या है, ये क्या है कि कॉमन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब जो रिस्पायरेशन होता है हमारा वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, चाहे वो आपका प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, एक सेल वाला हो, यूनिसेलुलर हो, या फिर बड़ा एनिमल हो, ह्यूमन हो, सब में रिस्पायरेशन कॉमन सी बात है। ठीक है, और उसके दो बाई प्रोडक्ट आते हैं रिस्पायरेशन के, एक तो आपका CO2 होता है, एक आपका H2O होता है। जिसमें जो CO2 होता है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं, ये हमारा हार्मफुल होता है, तो इसको निकालना ज़रूरी होता है। ये H2O तो अपना पानी है, ये हार्मफुल होता नहीं, तो इसको निकालना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन तो CO2 को निकालना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ठीक है, तो एक बार फिर से देखते हैं रिस्पायरेशन क्या है। रिस्पायरेशन इज इसेंशियल फॉर लाइफ। इसेंशियल फॉर लाइफ क्यों लाइफ के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इट प्रोवाइड एनर्जी, ये हमको एनर्जी देता है क्या करने के लिए, टू कैरी आउट ऑल द लाइफ प्रोसेसेस, सभी जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं सबको कैरी आउट करने के लिए एनर्जी देता है, विच आर नेसेसरी फॉर ऑर्गेनिज्म टू लिव, जो कि किसी भी जीव के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी होते हैं अपने। ठीक है, अब देखिए अब हमारे मन में एक सवाल आता है कि रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है। हम जो सांस लेते हैं उसे ब्रीदिंग बोलते हैं, तो रिस्पायरेशन भी हमको सुनने में तो ऐसा ही टर्म लगता है कि सांस लेने से है कुछ अपना, तो इसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो देखिए जो ब्रीदिंग होता है वो एक मैकेनिज़्म होता है। मैकेनिज़्म ऐसा होता है बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीज CO2, मतलब जो कोई भी जीव है जो वो ऑक्सीजन अंदर ले रहा है अपने बॉडी में, O2, और CO2 बाहर निकाल रहा है, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं ब्रीदिंग। ठीक है, ये एक फिजिकल प्रोसेस हो गया, सांस लेना सबको पता है कि फिजिकल प्रोसेस हो गया, और ये जैसे हमारे ह्यूमंस में है तो उसमें लंग्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, ये हो गया आपका ब्रीदिंग। जबकि रिस्पायरेशन क्या होता है, रिस्पायरेशन होता है इट इंक्लूड्स ब्रीदिंग एज वेल एज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ठीक है, एक तो इसमें ब्रीदिंग हो गई रिस्पायरेशन के अंदर, जिसमें हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, प्लस इसके साथ एक और चीज़ होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का ऑक्सीडेशन होता है, जो हम बर्निंग बोल रहे थे कि फूड बर्न हो रहा है, उसका ऑक्सीडेशन बोलते हैं उसे, उसका ऑक्सीडेशन होता है। कहाँ पे होता है, इन द सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसके सेल के अंदर। उससे क्या होता है, निकलती है एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। ठीक है,
तो मतलब ब्रीदिंग आपका तो सिंपल सा प्रोसेस हो गया सांस लेने और बाहर निकालने का, जिसमें सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और निकालते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। लेकिन जो आपका रिस्पायरेशन हो गया वो ब्रीदिंग को भी इंक्लूड करता है, साथ साथ में फूड के ऑक्सीडेशन को भी इंक्लूड करता है, जिससे हमारी एटीपी बनती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, रिस्पायरेशन आपका था फिजिकल प्रोसेस, सॉरी ब्रीदिंग आपका था फिजिकल प्रोसेस और रिस्पायरेशन हो गया आपका बायोकेमिकल प्रोसेस। अब देखते हैं हम लोग मेन पर्पज ऑफ रिस्पायरेशन, मतलब रिस्पायरेशन का मेन पर्पज क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मेन पर्पज अभी हमने बताया था आपका ब्रीदिंग, तो इसका एक पार्ट हो गया सिंपल सा, जिसमें ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। इसका मेन पर्पज होता है टू रिलीज एनर्जी, कहाँ से, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ सिंपल फूड मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंपल फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी के रिलीज करने को ही रिस्पायरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको एक ग्राफ के जरिए समझते हैं। यहाँ पे आपका फूड हो गया, जैसे ग्लूकोज हो गया, और ऑक्सीजन आपकी मिल गई एयर से, ये दोनों मिल के सेल में जाते हैं, वहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और उसमें आपकी निकलती है एनर्जी ATP के फॉर्म में, और दो वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं CO2 और H2O, जिसमें से CO2 फिर ब्रीदिंग के थ्रू बाहर चला जाता है और H2O तो हार्मफुल नहीं होता है, तो बाहर जाने की कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए एक खास बात हमने यहाँ पे ध्यान दी है कि रिस्पायरेशन जो है वो फोटोसिंथेसिस का एकदम उल्टा है। हमने पढ़ी थी ना फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या था कि कार्बन डाइऑक्साइड लेते थे इन्वायरमेंट से, पानी लेते थे और सनलाइट एनर्जी लेते थे, और उससे बनता था हमारा ग्लूकोज फूड और निकलती थी ऑक्सीजन। ठीक है, रिस्पायरेशन में क्या है कि हम फूड लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर उससे निकलती है हमारी एनर्जी ATP और साथ में CO2 और H2O। ठीक है, तो रिस्पायरेशन एक तरीके से फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट हो जाता है। ठीक है, रिस्पायरेशन फोटोसिंथेसिस का जस्ट अपोजिट हो जाता है। फिर हमारे मन में एक सवाल आता है कि हाउ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रिस्पायरेशन इज स्टोर्ड, मतलब जो रिस्पायरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको स्टोर कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है कि अभी एनर्जी सारी रिलीज हो गई तो सारी एनर्जी तो एक साथ यूज करेंगे नहीं, तो उसको स्टोर करना पड़ेगा, तो वही स्टोर होती है ATP के फॉर्म में, ATP मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एनर्जी सेल्स, बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसमें स्टोर हो जाती है। ठीक है, अब इसका जब भी ज़रूरत पड़ेगी इसकी तभी बॉडी उसका इस्तेमाल कर लेगी। ठीक है, तो अब देखिए 2-3 टर्म सीख लेते हैं हम लोग, ATP ADP और फॉस्फेट वगैरह, ये सब क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहले एक होता है जिसे बोलते हैं फॉस्फेट, इसे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी बोल सकते हैं या फिर सिंपली फॉस्फेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए एक आपका मॉलिक्यूल हो गया ये। ठीक है, फिर एक आता है आपका ADP, ADP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन डाई फॉस्फेट, डाई का मतलब दो होता है, तो इसमें अगर किसी एडेनोसिन के मॉलिक्यूल में 2 फॉस्फेट जुड़ जाते हैं तो उसको एडेनोसिन डाई फॉस्फेट बोल देते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका ATP, एडेनोसिन ट्राई फॉस्फेट, मतलब इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाते हैं। ठीक है, अब जो आपका ATP होता है, ये जो सारे मॉलिक्यूल्स हैं ये हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सारी जितनी भी सेल्स होती हैं उसमें पहले से प्रेजेंट होते हैं। तो जो आपका ATP होता है ये हाई एनर्जी मॉलिक्यूल होता है, मतलब इसमें जो होती है वो एनर्जी बहुत हाई होती है। ठीक है, और जो आपका ADP होता है उसमें लो एनर्जी होती है। और अभी फॉस्फेट होता है तो सिंपल सा कंपाउंड है फॉस्फेट, जिसमें फॉस्फोरस और ऑक्सीजन होते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए रिस्पायरेशन में क्या होता है कि जो बर्निंग ऑफ फूड होती है उसमें एनर्जी निकलती है। ठीक है, अब इस एनर्जी से क्या होता है कि ATP बनती है। कैसे, ADP आपके पास रहेगा और एक फॉस्फेट रहेगा। देखिए ADP मतलब डाई फॉस्फेट था, इसमें 2 फॉस्फेट थे, हमने एक फॉस्फेट और ऐड कर दिया तो कितने हो गए, 3 फॉस्फेट हो गए, और 3 फॉस्फेट वाला मॉलिक्यूल क्या था, ATP आपका था 3 फॉस्फेट वाला, तो इससे बन गया आपका ATP बन गया। अब ये होगा स्टोर आपका एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, और ये एनर्जी कहाँ से आई है, रिस्पायरेशन से आई। ठीक है, फूड के रिस्पायरेशन से एनर्जी आ गई। ठीक है, अब देखिए जब भी सेल्स को एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ATP को तोड़ देंगे, ATP को तोड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें 3 फॉस्फेट है, इसको तोड़ दिया, एक 2 फॉस्फेट का कंपाउंड बन गया, एक आपका फॉस्फेट बाहर हो गया और साथ में आपकी एनर्जी आ गई। ये एनर्जी कितनी होती है, ये होती है 30.5 किलो जूल पर मोल, ये सब बाद में पढ़ेंगे, मतलब एक ऐसी वैल्यू लिख दिया मैंने 30.5 किलो जूल पर मोल, इसमें से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, अब इसी को बोलते हैं, जो ATP होता है इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल्स, या ठीक है एनर्जी करेंसी, या फिर इसको बैटरी भी बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर रहती है, फिर बाद में जब चाहे तब यूज कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। ठीक है, देखिए रिस्पायरेशन अपना 2 तरीके से हो सकता है। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि रिस्पायरेशन के लिए हमको चाहिए होता है ऑक्सीजन, लेकिन कभी कभी किसी किसी केसेस में ऐसा होता है कि बिना ऑक्सीजन के भी या फिर बिना एयर के भी रिस्पायरेशन हो सकता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है ऑक्सीजन के इस्तेमाल से, तो उसको बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है
कि बिना ऑक्सीजन के इस्तेमाल के ही रिस्पायरेशन हो जाता है, उसे बोलते हैं एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। ठीक है, तो हम एक बार फिर से रिस्पायरेशन को समझ लेते हैं। सिंपल सा, हमारा रिस्पायरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। कौन सा फूड? ग्लूकोज का। ठीक है, और ग्लूकोज का फार्मूला हमको याद था ना, C6H12O6। ठीक है, ये 6 कार्बन का कंपाउंड है। ठीक है, ग्लूकोज जो है आपका वो 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। ठीक है, इसी का ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें फिर एक टर्म आता है आपका ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, एक टर्म आता है आपका ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुविक एसिड, या फिर उसे पायरुवेट बोलते हैं। ठीक है, मतलब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट में, इसे बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये होता कहाँ है? ये होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल में। मतलब सेल्स के 2 पार्ट एकदम मेन होते हैं, एक पूरी सेल हो गई, एक बीच में आपका मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, और जो बाकी हिस्सा बचता है वो होता है साइटोप्लाज्म। सेल ऑर्गेनेल छोड़ देते हैं अगर इसको मान लीजिए, तो ये जो बाकी हिस्सा बचता है ये होता है साइटोप्लाज्म। तो जब आपकी ग्लाइकोलिसिस होती है वो आपकी साइटोप्लाज्म में ही होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, और इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सबसे खास बात इसका ये है कि ग्लाइकोलिसिस के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज आपका टूट जाता है पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट में, और ये साइटोप्लाज्म में होता है, और इसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब देखिए, एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का था उसमें 6 कार्बन था। ठीक है, और वो प्रोड्यूस करता है 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल करता है। ठीक है, तो देखिए अब 6 कार्बन अगर 2 में टूटेगा, 3 कार्बन लेके टूटेगा, सिंपल सी बात है। तो जो आपका पायरुविक एसिड या फिर पायरुवेट का फार्मूला होता है वो 3 कार्बन का होता है। उसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चर ये होता है C3H4O3, और उसको लिखने का तरीका होता है ऐसे करके लिखते हैं उसको, CH3COCOOH। ठीक है, तो ये जो COO बॉन्ड होता है इसको कीटो ग्रुप बोलते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये तो आपका एसिड का ग्रुप हो गया, और ये जो ग्रुप होता है COO इसे कीटो बोलते हैं, तो ये हो गया कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो देखिए 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल का अगर ग्लाइकोलिसिस होगा, क्योंकि 6 कार्बन कंपाउंड है, तो 3 कार्बन के कंपाउंड बनेंगे, 2 पायरुविक एसिड बनेंगे। ये कहाँ होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। इसके लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी? इसके लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए होगी। ठीक है, अब देखिए फिर अगला क्वेश्चन आता है कि इस पायरुवेट का या फिर पायरुविक एसिड का क्या होता है। तो मान लीजिए इसको पायरुवेट ही बोलते हैं, दोनों चीज़ें सेम ही है, कुछ भी बोल सकते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पायरुवेट। तो इसका क्या होता है? पायरुवेट का क्या होता है? ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है कि सेल में ऑक्सीजन है कि नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द सेल या फिर ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इन द सेल। यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे आप एयर भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर इसमें ऑक्सीजन सेल में प्रेजेंट है, ठीक है, तब क्या होगा? तब जो आपका पायरुवेट है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, किसमें? CO2, H2O और ATP में, जैसा कि हमने पढ़ा था रिस्पायरेशन के फार्मूले में, कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो आपका पायरुवेट कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसमें CO2 निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा, और आप साथ में आपकी ATP निकल जाएगा, और ये बहुत सारी ATP होती है, लॉट ऑफ ATP इज रिलीज्ड। ठीक है, सपोज कीजिए कि सेल में ऑक्सीजन नहीं है। ठीक है, तो फिर ये डिपेंड करेगा कि ये सेल प्लांट की है कि एनिमल की है। अगर प्लांट सेल है और उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ये आपका पायरुवेट टूट जाता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। ठीक है, अगर वहीं एनिमल की सेल है जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, तो आपका पायरुवेट टूट जाता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, और इसके साथ बहुत थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी तो रिलीज होती है, लेकिन वो बहुत थोड़ी सी होती है। ठीक है, छोटी सी एनर्जी रिलीज हो जाती है इसमें से। ठीक है, अब देखिए लैक्टिक एसिड क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। लैक्टिक एसिड जो आपका होता है ये भी एक 3 कार्बन का कंपाउंड होता है। पायरुवेट भी 3 कार्बन का था, लैक्टिक एसिड भी 3 कार्बन का है, लेकिन इसका फार्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें CH3CHOH, ये OH होता है जो आपका, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है, और ये आपका एसिडी ग्रुप हो गया, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी